आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। बिहार डूब रहा है। पिछले कई सालों से लगातार न्यूज में तो देखा ही होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? बात मुंबई, गुजरात या दिल्ली की नहीं, बिहार की हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? गरीब राज्य है, डूब रहा है, तो किसको सोचने का वक्त है? क्योंकि हमारा कनेक्शन बिहार के नेशनल हिस्ट्री के लिए है, नेशनल डिजास्टर के लिए नहीं। हर साल आने वाले इस बाढ़ की वजह से लाखों लोग बर्बाद हो जाते हैं। पिछले साल बिहार के 12 जिले, जिसमें शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार में 33 लोगों की मौत होने के साथ 26,79,936 लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हर साल आने वाले इस बाढ़ की वजह से लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। इनफैक्ट हर साल हजारों संख्या में पशु बीमारी से कम, बाढ़ से ज्यादा मर जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम बिहार के लिए क्या कर सकते हैं। दरअसल आज हम सजेशन और सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सॉल्यूशन और लोगों तक भी पहुंचे। लेकिन हर साल बिहार में बाढ़ क्यों आता है? बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग और मवेशी मर जाते हैं, कई लापता हो जाते हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। एक प्रकार से बाढ़ बिहार में सालाना त्रासदी बन चुकी है, जो हर साल आती ही है। यही कारण है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका बन चुका है। उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाली देश की कुल आबादी में 22.1% आबादी बिहार की है। इससे बिहार में बाढ़ से होने वाली विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बिहार को अभी तक बाढ़ से निजात नहीं मिल पाई है। हालांकि बिहार में बाढ़ आने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण बिहार की भौगोलिक परिस्थितियों को माना जाता रहा है। बिहार के उत्तर में नेपाल की पहाड़ी क्षेत्र है, जहां वर्षा होने पर पानी नारायणी, बागमती और कोसी जैसी नदियों में जाता है। ये नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं। नेपाल की बाढ़ भारत में भी बाढ़ का कारण बनती है। यह बाढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में होती है। सन 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 और 2019वें वर्ष हैं, जब नेपाल और भारत दोनों देशों में भीषण बाढ़ दर्ज की गई है, और शायद इस साल भी वही होने वाला है। कोसी, नारायणी, कर्नाली, राप्ती, महाकाली वे नदियां हैं जो नेपाल के बाद भारत में बहती हैं। जब नेपाल के ऊपरी हिस्से में भारी वर्षा होती है तो तराई के मैदानी भागों और निचले भूभाग में बाढ़ की स्थिति बनती है। एक बड़ी खामी यह है कि नेपाल के ऊपरी इलाकों में भारी वर्षा की सूचना भारत को देर से मिलती है। समय से सूचना मिलने पर बचाव के काम पहले से किए जा सकते हैं। कई बार अफवाहें भी हालात को बिगाड़ देती हैं, इसलिए विश्वसनीय सूचना नेटवर्क को विकसित करने की जरूरत है। भारत व नेपाल की सरकारों ने एक दूसरे को बाढ़ सूचना देने की व्यवस्था विकसित की, पर इसमें आमतौर पर 48 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन बिहार में बाढ़ का स्थायी समाधान क्या है? जब तक नेपाल में कोसी नदी पर प्रस्तावित उच्च बांध नहीं बन जाता, बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी। उत्तर बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए 1897 से भारत और नेपाल की सरकारों के बीच सप्तकोशी नदी पर बांध बनाने की बात चली थी। सन 1991 में दोनों देशों के बीच इसे लेकर एक समझौता भी हुआ था। इस परियोजना के साथ बड़ी संख्या में लोगों के पुनर्वास की समस्या भी जुड़ी। साथ ही नेपाल के लिए इसमें कोई बड़ा आकर्षण नहीं है। इस बांध से सिर्फ कोसी क्षेत्र में बाढ़ से राहत मिलेगी। उत्तर बिहार में कोसी के अलावा गंडक, बागमती, कमला, बलान और महानंदा नदी में भी अक्सर बाढ़ आती जाती रहती है। कोसी इलाके में ये बाढ़ का प्रकोप कम हो चला है। लेकिन होगा क्या? क्लाइमेट चेंज, लैंडस्केप, फ्लड्स और फूड प्रॉस्पेरिटी। पुस्तक में लिखा है कि नेपाल में 7 बड़ी नदियां कोसी में मिलती हैं, इसलिए नेपाल में इसे सप्तकोशी कहा जाता है। अपने स्रोत से चलकर गंगा में मिलने तक कोसी 729 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें से 260 किलोमीटर का इलाका भारत में है। लेकिन हुआ क्या? कोसी में पानी का औसत प्रवाह 1564 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड है। बाढ़ के समय यह प्रवाह 18 गुना बढ़ जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कोसी में सबसे भयंकर बाढ़ अगस्त 1968 में आई थी, जब जल प्रवाह 25,878 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया था।
इसके पहले एक और भयंकर बाढ़ अगस्त 1954 में आई, जब इसमें 24,200 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड का जल प्रवाह देखने को मिला था। दरअसल कोसी की विभिन्न धाराओं के नक्शे 18वीं सदी के प्रारंभ से उपलब्ध हैं। 15 अलग अलग धाराओं में बहने वाली इस नदी में एक धारा से दूसरी धारा में बहने का कारण उसमें आने वाली गाद थी। ऐसी नदी की एक धारा में बहाने का दुस्साहस 1950 के दशक में हमारे राजनीतिज्ञों और इंजीनियरों ने किया। जिस नदी का पानी और उसकी गाद 15 धाराओं में किसी न किसी मात्रा में बहती थी, वो एक धारा में सीमित हो गई। कोशी में हर साल बरसात में पानी बढ़ता है। जून से सितंबर तक मानसून के मौसम में कोशी के जल ग्रहण क्षेत्र में तेज बारिश होती है। हालांकि यहाँ हर साल एक जैसी हालत नहीं रहती। कोशी जल ग्रहण इलाके में बादल फटने की घटनाएं आम हैं, जिस दौरान एक दिन में 500 किलोमीटर तक बारिश हो सकती है। जानकारों के मुताबिक जल ग्रहण क्षेत्र में दिखने वाला यह रुझान कोशी के अनोखे और खतरनाक व्यवहार का एक कारण है। जानकारों का सुझाव है कि बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम बनाते वक्त इन बातों पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक हो, इस पर जितनी लागत आए उसकी तुलना में उससे ज्यादा लाभ हो। बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों से बचा जाए। बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों से मतलब वैसे असर से जो इन कार्यक्रमों की वजह से देखने को मिलते हैं, मसलन नदी के रास्ते में बदलाव, किसी इलाके में पानी जमा होना और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में बढ़ोतरी। इसके अलावा गाद नदियों की एक बड़ी समस्या बन गई है। ज्यादातर गाद अपस्ट्रीम बेसिन इलाके से आती है। इसकी वजह से नदी का जलमार्ग भरने लगता है और नदी में पानी इकट्ठा होने की क्षमता घट जाती है। जाहिर है गाद बाढ़ की एक बड़ी वजह है। जानकारों का कहना है कि अगर नदी बेसिन इलाके में पेड़ लगाकर वाटरशेड मैनेजमेंट किया जाए तो नदी में गाद जमा होने की प्रक्रिया बढ़ सकती है, जिससे अंततः बाढ़ का खतरा घटेगा। अब सहायक नदियों के द्वार पर तथा नदी बेसिन इलाके में छोटे जलाशय और चेक डैम बनाने को बाढ़ रोकने का प्रभावी उपाय माना जा रहा है। इससे सहायक नदियों से आने वाले पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे मुख्य नदी में बाढ़ आने का खतरा घटेगा। चेक डैम छोटे आकार के होते हैं, इसलिए इनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। साथ ही इन पर लागत भी कम आती है। कुछ और अन्य उपाय: अतिरिक्त पानी को नहरों से दूसरी जगहों तक पहुंचाना, नदी के अपस्ट्रीम में जलाशय बनाना, नदी बेसिन इलाके में पानी जमा कर रखने के उपाय करना, कृत्रिम रूप से जमीन से नीचे के पानी को निकालना ताकि बाढ़ से आने वाले पानी को जमीन सोख ले। बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा है और कई सालों से बिहार बाढ़ का दंश झेलते आ रहा है, पर अब वक्त बदलाव लाने का है। अगर हम बिहार के राजनीति पर बात कर सकते हैं तो बिहारियों के प्रॉब्लम्स पर भी बात कर सकते हैं, जो कि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, पर एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। बिहार में बाढ़ से बुरे हालात हो चुके हैं, जिसके चलते गोपालगंज में सारण तटबंध टूट गया। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। मधेपुरा का रतवारा गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, क्योंकि कोसी नदी उफान पर है। कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण सैकड़ों गांवों के लोगों को अपने घरों को छोड़कर कैंप में रहना पड़ रहा है। कई लोग अभी भी गांव में फंसे हैं, जिनकी जिंदगी मचान पर बैठकर गुजर रही है। बिहार के 38 जिलों में से पटना, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा तथा सिवान में कोरोना का कहर है, तो मधेपुरा, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों में नदियां अपने विकराल रूप में लोगों का घर बार उजाड़ रही है। मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव के लोग बागमती नदी में आई बाढ़ से अपने घरों को छोड़कर बांध पर शरण लिए हुए हैं। इन्हें ना खाने की चिंता है और ना कोरोना से संक्रमित होने का भय। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना हमारा क्या कर लेगा, हम लोग तो हर साल मरते हैं, कोरोना तो इस साल है, कुछ दिनों में चला जाएगा, लेकिन इस बाढ़ का क्या होगा जो हर साल हमें डुबाने चला आता है। भारत का एक पड़ोसी देश है नेपाल, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। नेपाल से निकलने वाली नदियों में कोसी, घाघरा, गंडक, न जाने कितनी छोटी छोटी नदियां हैं। यह हिमालय के ऊंचे शिखर से निकलती हैं और नीचे आने में इन्हें अधिक वक्त नहीं लगता है। इसलिए इनके लाखों साल के व्यवहार, नदियों की आदतों आदि को समझकर ही कोई उपाय किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भारत की सभी नदियों को एक दूसरे से मिलाने की बात कही थी। यह तर्कसंगत बात है, पर भारत में तर्कसंगत बातों का कोई स्थान नहीं है। यह सारी प्रक्रिया को अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, परंतु जब तक परेशानियां यानी आपदाओं जैसा माहौल न बने, तब तक नेताओं का जनता से रिश्ता साधने का मौका नहीं मिलता। तब तक इन सफेदपोश राजनीतिज्ञों को पूछेगा भी कौन।
बिहार और उत्तर प्रदेश की नेपाल से लगी सीमा में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। कुशहा के पास कोसी का तटबंध टूटने से बिहार में जल प्रलय हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी की कटान फैजाबाद से शुरू होकर आजमगढ़, मऊ और बलिया तक भी पहुंची थी। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।